अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम स्टार्ट लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, कॉस्ट फार्मूलास। ठीक है, जिसको मेथड्स भी आप नाम देते हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स। इससे पहले हमने दो सिस्टम डिस्कस किए थे, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो आज हम दो सिस्टम में, दोनों सिस्टम्स में दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, which is also known cost formulas. There are two methods of inventory valuation. First is known as FIFO. इसको हम प्रोनाउंस करते हैं FIFO. First in, first out. First in, first out. यानी मीन जो चीज आपने पहले खरीदी है उसको पहले सेल करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। सेकंड मेथड होता है एवको, एवरेज कॉस्टिंग। यानी पहले सिस्टम में आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट को कंबाइन नहीं करना, अलग अलग रखना है कि यानी अगर एक चीज आपने 10 रुपीज में खरीदी है और दूसरी 11 में खरीदी है, दोनों को सेपरेट रखोगे। एवरेज कॉस्टिंग में अगर एक चीज आपने 10 की खरीदी है और दूसरी 11 की खरीदी है तो दोनों को एवरेज प्राइस लगाओगे। एफको सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये बेसिकली वर्डिंग तो बड़े सिंपल समझ में आती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले खरीदी है उसको पहले सेल करना है। एफ को जो चीज बाद में खरीदी है, जो चीज पहले ये बाद में खरीदी है, उसको कंबाइन करके एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। अब ये दोनों मेथड्स को हम दोनों सिस्टम से करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा। पहले जरा हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी उसको कॉम्प्लेक्सिटी में क्रिएट करूंगा। पहले मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ इन दोनों को एक्सप्लेन करने के। Example 1 is a simple example. जैसे वो लिखता है कि 1 जनवरी 2019 हमारे पास स्टॉक है 600 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट है 15 रुपीज पर यूनिट। फिर आपने 4 जनवरी 2019 को आपने गुड्स परचेज की और ये परचेज किया आपने 1000 यूनिट्स जो 16 रुपीज में परचेज किया। फिर 9 जनवरी 2019 को आपने सेल किए 900 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 23। फिर आपने 15 जनवरी 2019 को अगेन परचेज किए 1400 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 17। फिर आपने 27 जनवरी 2019 को सेल किए 1200 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ ₹23। ये सिंपल एग्जांपल है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे
दोनों सिस्टम्स में, पीरियोडिक सिस्टम में भी और परपेचुअल सिस्टम में भी, फाइफो मेथड और एफको। तो लिहाजा सबसे पहले मैं ले रहा हूं नंबर 1 पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, periodic inventory system is a system in which no day-to-day transaction shall be recognized in stock ledger card, or in other words, no stock ledger card was maintained। ठीक है, इसमें कोई स्टॉक लेजर मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट पीरियड एंड या ईयर एंड ऑन फिजिकल बेसिस, यानी फिजिकली जाके मेजर करोगे और देखोगे स्टॉक कितना पड़ा। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ले रहा हूं और मेथड ले रहा हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए मैंने क्या वर्डिंग बोली, अभी फिर उसी वर्डिंग को दोबारा बोल रहा हूँ कि नो डे टू डे स्टॉक लेजर कार्ड इज मेंटेन। कोई स्टॉक लेजर कार्ड मेंटेन नहीं हो रहा, कोई ट्रांजैक्शन मैंने परचेज कितना किया, कितना सेल किया, कितनी क्वांटिटी परचेज की, कितनी सेल की, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ अब ये ज़हन में रखिएगा कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर मुझे फिजिकल स्टॉक चाहिए, तो पहला काम ये करना है कि स्टॉक ऑन हैंड मेजर कर लो, एंड इट इज वेरी इजी। वो कैसे मेजर करोगे? देखो, मैं कहता हूँ जी ओपनिंग स्टॉक कितना था जब साल शुरू हुआ था, यानी ये मंथ, एक मंथ का है, एक महीना शुरू हुआ था, तो मेरे पास स्टॉक कितना था? 600 प्लस जितना स्टॉक पूरे महीने में परचेज किया उसको लिख लो। अब मैंने जो स्टॉक परचेज की है वो दो की है, 1000 और 1400, विच इज इक्वल टू 2400, यानी 2400 स्टॉक मैंने खरीदा है और कितने सेल की है? मैंने सेल किए 900 और 1200, यानी 2100 सेल किए। तो बताइएगा मेरे पास कितना स्टॉक बच रहा है? इसको प्लस माइनस करके बताओ कितना स्टॉक होना चाहिए? सर 900। 900, यानी 900 का स्टॉक मेरे पास है। अब इसकी वैल्यू लगानी है, ये तो यूनिट्स है ना, ये यूनिट्स है। अब वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन के लिए मुझे मेथड देखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको कॉन्सेप्ट जरा माइंड में रखना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो चीज पहले खरीदी थी आपने, उसको पहले सेल की है। तो मेरे पास जो स्टॉक है उसको क्या कहते हैं? अनसोल्ड स्टॉक। स्टॉक वो होता है जो अनसोल्ड है, जो सेल नहीं हुआ। तो जो सेल नहीं हुआ वो किस परचेज में से या किस में से होना चाहिए? 15 में। जी, मेरी बात समझियो कि नहीं? फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो चीज पहले खरीदी है वो सेल हो चुकी है, जो चीज नहीं बिकी वही स्टॉक होता है ना, वो फिर कौन सी होनी चाहिए? तीन किस्म का स्टॉक है। एक वो स्टॉक है, इसको लॉट का वर्ड यूज करता हूं। एक लॉट वो है जो 15 रुपीज में खरीदी है, एक लॉट वो है जो 16 में खरीदी है, एक लॉट वो है जो 17 में खरीदी है। यकीनन आप सीक्वेंस से अगर चलो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले खरीदी है वो पहले बिक रही है, तो जो नहीं बिकी वो कौन सी होनी चाहिए? जो आखिरी परचेज में से। यानी इसका मतलब ये जो 900 यूनिट है ये इस 1400 यूनिट में शामिल है, ये सेल नहीं हुए। ठीक है, तो लिहाजा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बहुत सिंपल होता है। जो आखिरी परचेज होती है वो आपने लेनी होती है। यानी इसका मतलब ये जो 900 यूनिट मेरे पास है, इस यूनिट की कॉस्ट जो है वो कितनी है? 17। तो 900 इंटू 17 कितना बना ले? 15,300। 15,300। This is the value of stock in rupees. लेकिन ये भी याद रखिएगा, अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक मेरा 900 आ रहा है और आखिरी परचेज 700 है, सपोज ये 1400 नहीं है 700 है, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर ये कहूंगा कि 700 मेरे पास ये यूनिट पड़े और 200 पिछली परचेज में से, यानी 900 यूनिट पूरे करने। लेकिन रिवर्स जाना है। रिवर्स क्यों जा रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेल के लिए है, तो अनसोल्ड के लिए आखिर से चलना है। जो चीज पहले खरीदी है वो पहले बिकी है,
मसलन अगर यहाँ से अगर आप वैसे काउंट करो, देखो ये 600 यूनिट मेरे पास ये थे लॉट 1, फिर आपने खरीदे लॉट 2 1000 यूनिट, अब आपने बेचे कितने हैं 900, तो कौन से बेचोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत, मुझे आप ये बता दो। सर 600 वाले पहले 600 ही बेचेंगे। 600 वाले ये बेचोगे और साथ में 300 इसमें से भी, तभी 900 होंगे ना। अब ये जीरो हो चुका है, ये खत्म हो गया, अब सिर्फ लॉट 2 के मेरे पास 700 यूनिट है, लेकिन उसके बाद आपने लॉट 3 भी बाई कर ली 1400 यूनिट्स, अब आप सेल कर रहे हो 1200 यूनिट, मुझे बताओ कहां से करोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर 700 700 से हो जाएंगे और 500। बाकी 14 से। ठीक हो गया। अब बताओ ये भी खत्म हो गए, तो बच कहां से रहे हैं, कैरी कहां से कर रहे हैं, थर्ड लॉट से, और यानी इसका मतलब ये जो 900 का स्टॉक है वो थर्ड लॉट में से है। तो बजाय इतनी लंबी कैलकुलेशन करूं, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल आखिरी परचेज देखूंगा, लास्ट परचेज 1400 यूनिट है, इन 1400 में से 900 अभी सेल नहीं हुए, तो उसकी कॉस्ट क्या है 70, दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये समझ आ गई सबको? यस सर सर समझ आ गई। हम लास्ट वाली ही लेते हैं, मतलब जिस तरह हम परचेज लास्ट वाली देखते हैं जी सर। लास्ट वाली, क्योंकि अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले खरीदी है वो पहले बिक चुकी है, जो चीज नहीं बिकी वो लास्ट वाली हो सकती है ना। ठीक हो गया? सही है सर। अच्छा अब आइएगा मेथड नंबर 2। मेथड 2 इज, अभी सिस्टम वही है। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है, बस मुझे ये मेथड बता दें करना कैसे है, सिर्फ इसका तरीका बता दें। ओके, मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहला काम तो ये है कि स्टॉक इन हैंड निकाल लो। ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया, इस डेटा में से मेरे पास साल के एंड पे, महीने के एंड पे कितना स्टॉक होगा। 600 यूनिट मेरा ओपनिंग था, यानी 1000 और 1423 सॉरी 1000 और 1400 2400 परचेज किया, 900 और 1200 सेल हो गया। जो यूनिट सेल हो जाएंगे वो माइनस होंगे, जो परचेज किए होंगे वो स्टॉक में प्लस होंगे। इसका मतलब 900 यूनिट मेरे पास बच रहे हैं, ये 900 यूनिट। अब इसकी वैल्यूएशन करनी है, मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो चीज पहले खरीदी है वो पहले आपने सेल की है, जो चीज पहले खरीदी है वो पहले सेल की है। तो इन्वेंट्री जो है वो उन यूनिट्स में से होगी जो आखिर में खरीदी है। तो ये जो लास्ट परचेज आपने की है ना, दिस वन, ये 1400, उनमें से ये 900 यूनिट स्टॉक में पड़े हुए हैं, और इसकी कॉस्ट कितनी है 17, उससे मल्टीप्लाई कर। ठीक हो गया? ओके सर, थैंक यू। अच्छा आगे चलिएगा, सेकंड मेथड एफ को, एवरेज कॉस्टिंग। अच्छा एवरेज कॉस्टिंग में अब मैंने ये नहीं लेना जी फर्स्ट लास्ट, बल्कि सबको इकट्ठा कर देना। इसके लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, स्टॉक इन हैंड निकालना, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है इस पर, सिस्टम पर। सिस्टम तो वही है ना, पीरियोडिक। स्टॉक मेरा 900, अब इसकी वैल्यू लगानी है। पहले तो 17 से मल्टीप्लाई किया था, अब 17 से नहीं करूंगा, अब मुझे एवरेज रेट चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट? अब मैं एवरेज रेट निकालता हूं। देखो यहाँ जो एवरेज है वो वेटेड है। वेटेड एवरेज और एवरेज में फर्क क्या होता है? एवरेज में सिंपल जितनी कॉस्ट है ना उसको प्लस करके उसको नंबर पे डिवाइड कर दो, वो एवरेज है। वेटेड एवरेज में क्वांटिटी को भी लेना है। देखो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है साल के शुरू में वो कितना था 600 यूनिट, ये देखिएगा, ये नंबर 1। जो स्टॉक इन हो रहा है, देखो या स्टॉक इन हो रहा है जो ओपनिंग स्टॉक है या जो परचेज हो रहा है, बस इनको लेना है। ये 600 यूनिट जो है ये 15 रुपीज का एक था, इसकी वैल्यू कितनी बनी जी 9000। फिर आपने हाँ जी पहली परचेज की 1000 यूनिट, इसकी जो कॉस्ट है वो 16 थी, यानी इस ये 16,000 में परचेज किया। फिर दूसरी परचेज जो की है आपने वो आपने 1400 यूनिट किए, और ये परचेज किए 17 रुपीज में। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आंसर आया 23,800। 23,800। यानी जितनी स्टॉक इन हुए ना साल के दौरान में, ओपनिंग से लेकर अब तक, सबको प्लस कर लो। अब इसको प्लस कर लिया, कितनी वैल्यू का स्टॉक मेरे पास आया 48,800 का। 800।
और ये 48,800 कितने यूनिट की कॉस्ट है? समझ आ गई बात? यानी ये यस जो सर आ वैल्यू, गया। हाँ जी, ये जो वैल्यू निकाली है ना 48,800, ये 3,000 यूनिट्स की है। अब मैं एवरेज कॉस्ट निकाल लेता हूँ, एवरेज रेट। एवरेज रेट अब कैसे निकलेगा? इन दोनों को तकसीम करना है, सिंपल डिवाइड करना है, यानी 48,800 डिवाइडेड बाय 3,000। बताओ एवरेज रेट क्या आया? 16.26। अब मैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल सकता हूं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कितने यूनिट है मेरे पास इन्वेंट्री के? 900 इंटू, अब मैंने इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ना 15 से, ना 16 से, ना 17, बल्कि एवरेज से मल्टीप्लाई करना है। 16.26 इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया? 14,634। समझ आ गई बात? ये दो मेथड हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। एग्जामिनेशन में ज्यादा जो आता है ना वो परपेचुअल है। अब यहां पर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिए, तो उसके बाद मैं परपेचुअल की तरफ मूव करूं। वैसे तो इजी है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम डेफिनेशन के मुताबिक जो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, इट इज अ सिस्टम इन विच each and every transaction shall be recorded in stock ledger card। यानी इसके अंदर एक प्रॉपर कार्ड बनता है जिसको स्टॉक लेजर कार्ड कहते हैं, और इसमें जितना स्टॉक आ रहा है जा रहा है वो सब रिकॉर्ड होता जाएगा। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। और इसमें मैं मेथड पहले यूज कर रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर दोबारा यूज करेंगे एवरेज कॉस्टिंग। अच्छा, इसके लिए पूरा स्टॉक लेजर कार्ड बनेगा। इसमें कोई इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने की उस तरह करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक इन हैंड कितना है, नो, ये खुद ही निकालेगा। स्टॉक लेजर कार्ड, इसमें 10 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम डेट, ये डेट वाइज बनता है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स अकरेंस इन द स्टॉक लेजर कार्ड। ये हमारा डेट का कॉलम आएगा। अच्छा, अब इसमें 3 बड़े कॉलम बनाने हैं, इतने बड़े बनाने हैं कि इसमें 3-3 कॉलम बन जाए। इसमें पहला कॉलम होता है रिसीव्ड, या परचेज का वर्ड भी लिख सकते हो, कितना स्टॉक रिसीव किया है यूनिट्स में, उसकी यूनिट कॉस्ट क्या थी और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। फिर कितना स्टॉक आपने इशू किया है यानी सेल किया है। जो स्टॉक आउट हो रहा है आपसे वो इशू में आएगा, जो रिसीव हो रहा है वो रिसीट में आएगा। जैसे परचेज करते हो तो स्टॉक रिसीव करते हो, जब आप सेल करते हो तो स्टॉक इशू करते हो, और साथ साथ बैलेंस करते जाएंगे। यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को मैं परपेचुअल सिस्टम से कर रहा हूं। पहली ट्रांजैक्शन में आइएगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, और ये क्या है, स्टॉक यानी बैलेंस। ये बैलेंस में जाएगा। ये परचेज, ये पिछले साल परचेज हो चुका है, ठीक है, पिछले महीने, तो लिहाजा ये बैलेंस में जाएगा। कितने यूनिट है? 600 यूनिट्स है, ये यूनिट्स में आया। यूनिट कॉस्ट कितनी है? 15, और टोटल कॉस्ट आ गई 9000। जैसे ही ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी आपने इसको लाइन लगानी, और ये स्टॉक मेरे पास अब पड़ा हुआ है जब तक कि अगली ट्रांजैक्शन नहीं होती। अब 4 जनवरी को आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है, और ये आपकी परचेज हुई है 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स।
जो परचेज किया है तो रिसीट कॉलम में आओगे और ये परचेज किया 16 रुपीज में, टोटल कॉस्ट आ गई 16,000। मुझे बताओ बैलेंस में अब कैसे लिखोगे? देखो एक लॉट है 15 रुपीज की, एक लॉट है 16 की, इसको कंबाइन तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरा मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिहाजा बैलेंस में लिखने का तरीका ये है, पहले इस बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड कर लें, नीचे उतार लें, 600 15 9,000। अब ये शो कर रहे हो 600 यूनिट मेरे पास पहले पड़े हैं जो 15 रुपए में खरीदे थे, और 1000 यूनिट मैंने और बाय कर ली जिसकी कॉस्ट 16 पर यूनिट थी, यानी 16 था। अब जब भी मैं सेल करूंगा पहले किसमें से सेल करूंगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले जब मैं सेल करूंगा तो ये 600 यूनिट सेल 600 हाँ जी, जब ये खत्म हो जाएंगे फिर मैं 1000 की तरफ मूव करूंगा। तो लिहाजा अब अगली डेट में आते हैं 9 जनवरी को, हमने सेल किए हैं, हमारे पास सपोज एक कस्टमर आता है वो 900 यूनिट खरीद के लेके जा रहा है। अब मुझे बताओ मैं 900 में से कौन कौन से दूंगा, किस में से दूं? 600 ऑब्वियसली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी 600 यूनिट्स में दे रहा हूं, वो जो मैंने खरीदे थे 15 रुपीज के, 9,000, और बाकी 300 यूनिट में दूंगा 1000 से, जो मैंने खरीदा है 16 रुपीज, 4800। अब मेरे पास बैलेंस कितना रह गया मुझे बताओ? 700। ये 600 तो जीरो हो गया ना। अब ओवरऑल बैलेंस मेरे पास 700 यूनिट है। कौन से वाले? जो मैंने खरीदे थे 16 रुपीज में। कितना आएगा? 11,200। 11,200। ठीक है। अच्छा, अब यहां जरा एक लम्हे के लिए रुकते हैं। ये जो आपने 23 रुपीज की कॉस्ट है, ये क्यों नहीं ली? ये कॉस्ट नहीं है प्लीज, ये सेल्स प्राइस है। ये आप सेल कर रहे हो एट ₹23 से। आपकी जो इन्वेंट्री अकाउंट है, ये स्टॉक लेजर कार्ड जो है, ये इन्वेंट्री अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जितना भी आपका इन्वेंट्री अकाउंट है, ये याद रखिएगा, ये आपका कॉस्ट पे होता है। इसलिए सेल प्राइस दी भी हो, नहीं भी दी होगी तो तब भी सॉल्व हो जाएगा, दी होगी इग्नोर कर देंगे, तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट चाहिए कितने बेचे। इसके बाद आगे चलिएगा। अब 9 जनवरी के बाद 15 जनवरी को आपने गुड्स और परचेज की। अब मजीद जो गुड्स परचेज कर रहा हूं वो 1400 है, और ये परचेज किए 17 रुपीज पर यूनिट में, जो कि 23,800 बना। अब मैं बैलेंस करना चाहता हूं, तो अब मैं बैलेंस में पहले इन यूनिट्स को नीचे लेकर आता हूं कि 700 यूनिट मेरे पास अभी भी मौजूद है जो मैंने 16 रुपीज में बाय किए थे, और 1400 यूनिट मैंने और बाय किए जो 17 रुपीज में है, जिसकी कॉस्ट 23,800 है। फाइनली आखिरी ट्रांजैक्शन है 27 जनवरी 2019 की। अच्छा, 27 जनवरी 2019 को मैंने सेल किए 1200 यूनिट्स। अब ये 1200 यूनिट कहां से सेल करूंगा? 700 में से और फिर 500 सेकंड एंड थर्ड में से सर। हाँ जी, 700 पूरे हो गए। 700 वो जो 16 रुपीज में खरीदे थे, और बाकी जो 500 यूनिट बच रहे हैं, तो 1200 पूरे करने हैं आपने, वो आप सेल करोगे किसमें से? जो रीसेंट परचेज की है, जो लास्ट परचेज की है 17 से 8500। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा? ये 700 तो है, ये तो जीरो हो गया। इस 1400 में से 500 आपने सेल कर दिए, बाकी कितने कैरी कर रहे हैं? 900 एट अ रेट ऑफ 17, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 15,300। ये जो आखिरी वैल्यू आ रही है ना, दिस वन,
इसको अब मैं रेड कलर से, डिफरेंट कलर से आपको हाईलाइट कर रहा हूं। दिस वैल्यू, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। दिस इज वैल्यू ऑफ स्टॉक। सर जी जी, सर ये हम 1200 के हिसाब से क्यों ले रहे हैं, यानी कि हमने इक्वल करना होता है कि 700 और 500 भी जो है 1200 के हिसाब से हो जाए। सर क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई इसकी। आपने टोटल यूनिट कितने सेल किए हैं ये देखो ना, 1200 की है ना। आप खुद अपने ऊपर थिंक करो जरा। आप सपोज आप शॉप में बैठे हो, आपके पास 700 यूनिट पड़े हैं जो आपने 16 रुपीज में खरीदे थे इस ट्रांजेक्शन से पहले, और 1400 यूनिट वो हैं जो अभी खरीदे हैं। एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे 1200 यूनिट दे दो, आप कहां से दोगे? दोनों में से सर। दोनों में से देंगे ना। यानी आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल माइंड में जब रखोगे तो 700 यूनिट पहले ये बेचोगे ना, क्योंकि देखो जितने पुराने यूनिट है वो बिकेंगे तो आपकी स्पॉइलेज नहीं होगी, वेस्टेज नहीं होगी। अगर आप नए यूनिट में से बेचना शुरू कर दोगे तो पुराने तो जाया हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। तो लिहाजा आपकी कोशिश होती है जो चीज पहले आई है उसको पहले बेच दो। ये 700 यूनिट आपने, अब उसको तो 1200 आपने पूरे करके देने, तो 700 इस लॉट में से उठाओगे और 500 इस लॉट में से उठाओगे, तो तभी 1200 पूरा होगा। सेल तो पूरी करनी है आपने। समझ आ गई बात? जी सर आगे। थैंक यू। गुड। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आ गया। अच्छा, अब एक चीज कॉमन देखिएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो, चाहे वो परपेचुअल सिस्टम हो या पीरियोडिक हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा, ये देखिए। और याद रखिएगा आंसर में फर्क आएगा भी नहीं। लेकिन जब मैं एफ को निकालूंगा, एवरेज कॉस्टिंग मेथड परपेचुअल में, तो उसका आंसर 14,634 नहीं आएगा। अब उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूंगा। यहाँ तक कोई सर क्वेश्चन एक है? क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है। जी, सर हमने 700 पहले स्टॉक में से दिए और 500 जो हमारे पास दूसरा स्टॉक था उसमें से दिए हैं। हमारे पास सर अगर प्रोडक्ट की टाइप डिफरेंट हो जाए। ओके। देखो ये जो स्टॉक लेजर कार्ड बन रहा होता है ना, हर प्रोडक्ट का अलग होता है। अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं तो 3 अलग लेजर कार्ड है, तो वो उसको अलग से ट्रीट करोगे, इसको अलग से ट्रीट करोगे। ये एक प्रोडक्ट है, सिर्फ एक प्रोडक्ट, ये याद रखना है आपने। ये सारी प्रोडक्ट्स का स्टॉक नहीं है। ओके सर। ओके जी, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं। लेक्चर 58 था। चलो, अच्छा जी, अब इसी को मैं स्लाइड को भी ओपन कर लेता हूं। इस स्लाइड को दोबारा ओपन करता हूं, तो उसमें क्वेश्चन है हमारा। अब एफ को मेथड, अब सिस्टम वही चल रहा है लेकिन मेथड कौन सा है? एवरेज कॉस्टिंग। ये जरा ध्यान से समझना है आपने, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। यहां पर अब जैसे पीरियोडिक सिस्टम में आपने एक एवरेज रेट निकाला था, यहां ऐसे नहीं करना, बल्कि ये खुद एवरेज निकालेगा। यानी ये स्टॉक लेजर कार्ड के अंदर ही एवरेज निकलेगी। तो आप इसका पहले स्टॉक लेजर कार्ड बना लें। जैसे मैंने पहले बताया, ये किसी एक प्रोडक्ट का होता है स्टॉक लेजर कार्ड। डेट, अब इसमें आप 3 कॉलम बना लें। अब मैं दूसरे लफ्ज लिख रहा हूं, ये भी लिख सकते हो, परचेज।
इसमें 3 कॉलम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। सेल्स, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और 1 मिनट होल्ड कीजिए। लीजिए, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। बिल्कुल उसी तरह अपने क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 1 जनवरी 2019, ओपनिंग स्टॉक है 600 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ 15। 1 जनवरी 2019, ये स्टॉक में ले जाओ 600 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 15। अच्छा, इसका जब यूनिट कॉस्ट लिखनी है तो 2 डेसिमल तक लिखनी है, क्योंकि आगे पॉइंट्स आएंगे। तो टोटल अमाउंट हो गई 9000। ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई, इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट 4 जनवरी 2019, आपने परचेज किए हैं 1000 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 16। अब जरा यहां से ध्यान से देखना है आपने, मैं क्या करने लगा। अब कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपने ये नहीं देखना एक 15 का एक 16 का, एवरेज निकालनी है। इकट्ठा कर लो स्टॉक, 600 स्टॉक पहला पड़ा है, 1000 और खरीद लिया, कितना स्टॉक हो गया आपके पास? ठीक हो गया 1600। कितनी कॉस्ट हो गई? 9000 कॉस्ट पहले थी, 16000 की और कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 25,000। यानी आपके पास जो इस वक्त 1600 यूनिट मौजूद है उसकी टोटल कॉस्ट है 25,000। इसको 1600 पे डिवाइड कर दो, ये बनता है 15.625। राउंडिंग कर रहा हूं, 15.63 कॉस्ट आ गई। यानी इसमें सर इसमें यूनिट कॉस्ट की हम एवरेज लेके उसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते 1600 से? नहीं, अब ये सिंपल एवरेज नहीं है ना, ये वेटेड एवरेज है। ये मैंने पहले भी बताया था, लिखा एवरेज कॉस्टिंग जाता है, लेकिन असल में ये वेटेड एवरेज है। और वेटेड एवरेज के तहत आपने जो लेना है यूनिट्स को लाजमी मल्टीप्लाई करना है, उसके बगैर नहीं कर। अदरवाइज एवरेज तो ये है ना 15 + 16 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, वो 15.5 बनेगी, वो गलत हो जाएगा। तो आपने हमेशा वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। तो पहले आपने यूनिट्स में यूनिट प्लस करने, फिर कॉस्ट में कॉस्ट प्लस करनी है। जब दोनों कैलकुलेट हो गए, फिर टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट पे डिवाइड करके रेट निकालना, 15.63। ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, यस इसके सर। बाद नेक्स्ट आइएगा 9 जनवरी 2019 को। 9 जनवरी 2019 को आपने सेल किए 900 यूनिट्स। आपने सेल किए 900 यूनिट्स। ये वीडियो किसने ऑन किया जी? ऑफ करें से प्लीज। 900 यूनिट। अब 900 यूनिट मैंने अलग नहीं लिखे, वो इन्हीं 1600 में बिक रहे हैं। और इसकी कॉस्ट अब ये लोगे 15.63। जो लास्ट वैल्यू निकली होती है जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 900 इंटू 15.63, ये बनता है 14067। अब देखिएगा बैलेंस करना है। 1600 यूनिट थे, पहले परचेज किया था तो यूनिट में यूनिट प्लस किए थे। जब सेल करेंगे तो यूनिट में यूनिट प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। 1600 यूनिट थे, 900 सेल कर दिया, बताओ कितने यूनिट रह गए? 700। 700। कॉस्ट की तरफ आइएगा।
पहले कॉस्ट थी 25,000, लेकिन 14,067 कॉस्ट आपने एलोकेट कर दी, वो माइनस करोगे, अब कॉस्ट रह गई 10,933। अब यूनिट कॉस्ट दोबारा निकालनी है, ये हर दफा चेंज होती रहेगी कॉस्ट। इसको डिवाइड करोगे 700 पे, तो अब देखो कॉस्ट आ रही है 15.618, तो इसको राउंडिंग करेंगे तो 15.62। तो थोड़ा थोड़ा सा जब सेल करते हो तो थोड़ा सा फर्क आता है, परचेज करते हो तो ज्यादा फर्क आता है। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। इसी तरह अब एक और परचेज आ रही है 15 जनवरी। 15 जनवरी को आपने फिर परचेज किए 1400 यूनिट्स, और ये परचेज किए आपने 17 रुपीज में, जिसकी टोटल कॉस्ट बनती है 23,800। अब चूंकि ये मैंने परचेज किए हैं तो यूनिट में यूनिट प्लस होंगे। 700 यूनिट पहले मौजूद हैं, 1400 और खरीद लिया आपने, 2100 यूनिट आ चुके हैं। और इसी तरह पहले कॉस्ट थी 10,933 और इसमें प्लस करोगे 23,800, ये आ रहा है 34,733। अब इसकी यूनिट कॉस्ट दोबारा कैलकुलेट कीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2100, तो आप देख सकते हो कि अब कॉस्ट काफी हद तक चेंज हो गई। जब परचेज करते हो तो ज्यादा फर्क पड़ता है, सेल करते हो तो मामूली सा फर्क पड़ता है, बाजू का नहीं भी बढ़ता। 16.54 ये अब मेरी यूनिट कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब मेरा आखिरी डेट है 27 जनवरी, आई थिंक 27 जनवरी 2019। अब आपने यूनिट सेल किए हैं जी 1200। अब जो 1200 यूनिट सेल कर रहे हो वो किस कॉस्ट पे कर रहे हैं? 16.54, उसकी कॉस्ट है 16.54, तो 1200 इंटू 16.54, 19,848, 19,848। अब मैं अगर बैलेंस पूछूं तो क्या करोगे? 2100 में से 1200 प्लस करोगे माइनस करेंगे सर। 900 आ गया। इसी तरह कॉस्ट जो है 34,733 में से आप माइनस करोगे 19,848, तो ये आ जाएगी 14,885, और इसको डिवाइड कर दो 900 पर तो 16.54 आ गई। तो प्लीज एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, सब में एक ही चीज मैंने सॉल्व की है, एक ही तरीके से सॉल्व की है, सिर्फ फर्क इतना सा आया कि जब मैं परचेज करूंगा तो यूनिट कॉस्ट यूनिट प्लस होंगे, यूनिट टोटल कॉस्ट भी प्लस होगी। जब सेल करूंगा तो यूनिट भी माइनस होंगे, टोटल कॉस्ट भी माइनस होगी। और यूनिट कॉस्ट का मेथड एक ही है, टोटल कॉस्ट में से यूनिट टोटल यूनिट पे डिवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब आप देखो जब आपने सेल किया तो यूनिट कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ सेल किया था तो 0.01 का डिफरेंस आया। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, यूनिट और यूनिट कॉस्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आनी चाहिए। जी सर, ये 1600 को 15.63 से करें तो मतलब 25,000 नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो सिर्फ राउंडिंग होती है क्योंकि हमने यूनिट कॉस्ट को राउंडिंग की होती है, वो राउंडिंग की वजह से फर्क रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास आ गया, इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये वाली अमाउंट, दिस वन इज वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा, जब आपने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था पीरियोडिक सिस्टम में, फिजिकल सिस्टम में, तो आप देख सकते हो वहां आंसर आया था 14,634, या आंसर आ रहा है 14,885। ये कभी सेम नहीं हो सकते। रीजन क्या है सेम ना होने की? क्योंकि यहाँ पर हर स्टेप पे न्यू यूनिट कॉस्ट आती है, वहां पर एक ही यूनिट कॉस्ट निकालते हैं और उसी से मल्टीप्लाई करते। ये दोनों में बेसिक फर्क है। ठीक है जी, ये मैंने अभी आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल ली। अब एक और एग्जांपल मैं लूंगा जिसमें और चीजें भी आएंगी, लाइक परचेज रिटर्न को कैसे डील करना है, सेल रिटर्न को कैसे डील करना है, ड्राइंग्स को कैसे डील करना है, नॉर्मल लॉस को कैसे डील करना है, एबनॉर्मल लॉस को कैसे डील करना है। तो वो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और उसके लिए बेहतर है कि हम उसको सोल्यूशन जो है वो बजाय इस स्लाइड्स पे करने के एक्सेल पे कर लेंगे, तो वो खुद ही मुझे कैलकुलेट करके देता रहेगा।
ठीक है, वो ज्यादा आसान हो जाए। तो मैं एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूं जी। पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, स्टॉक लेजर कार्ड तो बात करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, एग्जाम स्टाइल। ये मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूं, ठीक है, डेट, यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट, बस इतना सा मैं डाटा लिख रहा हूं। अब मैं जरा डाटा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। परचेजेस, फर्स्ट मार्च 2019 आपके पास आपने खरीदे हैं 1800 यूनिट्स और उसकी यूनिट कॉस्ट है 25 रुपीज। मार्च 2019 को आपने खरीदे हैं 2500 यूनिट और ये खरीदे हैं 26.50। उसके अलावा वो कहते हैं जी सेल्स का हमें डाटा दिया हुआ, इसको फर्स्ट की बजाय आप 7 कर दें। फर्स्ट सेल आप कर रहे हो 10th मार्च 2019 1200 यूनिट्स, फिर आप कर रहे हो 20th मार्च 2019 1100 यूनिट्स, फिर आप कर रहे हो 30th मार्च 2019 1400। अच्छा, उसके बाद मैं लिख रहा हूं जी परचेज रिटर्न्स। और परचेज रिटर्न हुई है आपकी 12th मार्च 2019 और उसने हमें कॉस्ट नहीं दी हुई, ठीक है, और ये लिखा हुआ है जी कि 200 यूनिट हम इसमें परचेज रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, परचेज रिटर्न में आप यहां से लिखो रिटर्न फ्रॉम, इसको छोड़ दें बस, ठीक है, मैं खुद करता हूं। सेल्स रिटर्न 26 मार्च 2019 100 यूनिट्स। उसके अलावा वो लिखता है जी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में ड्राइंग्स लास्ट डेट को 100 यूनिट्स बल्कि 125 यूनिट करते हैं और लॉस 31 मार्च 2019 को 25 यूनिट्स। और उसके बाद मैं लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक, यानी 1 मार्च 2019 को हमारे पास 900 यूनिट मौजूद थे जिसकी यूनिट कॉस्ट जो थी वो 23.20 थी। ठीक है जी, ये मैंने पूरा एक क्वेश्चन लिखा। अब आप उसी सिस्टम के तहत हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम अब परपेचुअल पहले कैलकुलेट करें क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है परपेचुअल का, उसको ज्यादा फोकस करना है। पहले परपेचुअल मेथड में आइएगा। सिस्टम जो है वो मैं ले रहा हूं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। और मेथड सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। अब मैं स्टॉक लेजर कार्ड बनाऊंगा और इसमें हमारे पास क्या आएगा जी यूनिट्स,
सॉरी पहले डेट का कॉलम आ जाएगा, देन फिर 3 कॉलम जो है वो हमारे आएंगे रिसीव्ड, इशूड, बैलेंस। और इसमें 3 आएंगे यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यही 3 चीजें यहां ले आते हैं। ये स्टॉक लेजर कार्ड मेरा बन गया। अच्छा, अब चूंकि मैं इस वक्त कर रहा हूं परपेचुअल सिस्टम से और मेथड है FIFO, तो यूनिट कॉस्ट चूंकि 2 डेसिमल तक दी हुई है तो मैं सबको 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन टोटल कॉस्ट में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना होता है क्योंकि ये डेट वाइज आपने लेके चलना है। प्लीज जो जो ट्रांजैक्शन लेते जाओ उस ट्रांजैक्शन के मुताबिक आप उसको टिक लगाते जाओ क्वेश्चन पेपर पे कि जी ये मैंने ले ली है। और डेट वाइज देखो, इनमें सबसे पहली डेट कौन सी आ रही है, वो तो यकीनन आपको पता है ओपनिंग स्टॉक आएगा, दिस वन। इसको मैं सिंपल डेट को हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी 1 मार्च 2019 को मेरे पास बैलेंस मौजूद था 900 यूनिट्स, जिसकी यूनिट कॉस्ट थी 23.20। तो टोटल कॉस्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लिया, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई इससे नीचे मैंने इसके अंडरलाइन कर दिया यहां तक, ये देखिए। अब इसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन आ रही है, आप देखो 7 मार्च 2019, ये परचेज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। 7 मार्च 2019 और आपने परचेज किया है तो रिसीप्ट कॉलम में आओगे, 1800 यूनिट्स हैं, 25 यूनिट कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी बन गई जी, 45,000। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो पहले आप जब बैलेंस में लाओगे तो पहले ये वाला बैलेंस लेकर आओगे जिसकी कॉस्ट 23.20 थी और ये टोटल कॉस्ट 2880 है। और फिर आपने 1800 यूनिट और खरीदे, 25 उसकी यूनिट कॉस्ट है और 45,000 टोटल कॉस्ट है। तो ये मेरे पास स्टॉक आ चुका है। अब अगेन उसी तरह ज़हन में रखिएगा 2 लॉट्स है मेरे पास, एक लॉट जो पिछले साल से आ रही है, पिछले मंथ से आ रही है, एक लॉट वो है जो इस मंथ में मैंने अभी खरीदी है। 7 मार्च के बाद अब अगली डेट देखें तो 10 मार्च आ रही है जो सेल है। अब आपने 1200 यूनिट सेल किए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को माइंड में रखना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मुझे बताओ कि ये यूनिट कौन से बेचोगे, 1200 यूनिट बेचना है, बताइए। 900 वाले सर। 900 ये हो गए और दोनों पहले लिख लेते हैं, बाकी कितने रह गए, 300। ठीक हो गया। अब इसकी यूनिट कॉस्ट ले लें 23.20 और 25। अब टोटल कॉस्ट निकाल लीजिएगा, ये अब बैलेंस कितना रहा मेरे पास, ये 900 तो खत्म हो गए, 1800 में से 300 यूनिट मैंने सेल कर दिए हुए हैं, बाकी मेरे पास एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये 300 के साथ 25 यूनिट कॉस्ट कैसे आई है? क्योंकि आप जो 1200 यूनिट सेल कर रहे हो तो 900 इस लॉट में से सेल कर रहे हो जो 23.20 में खरीदा है आपने, और 300 यूनिट आप जो सेल कर रहे हो ये उस लॉट में से है जो 25 में खरीदा है, तो ये 25 वो लगाया है। ओके सर, थैंक यू। अब बैलेंस जो है आपका देखें तो अब यकीनी बात है ये 900 तो सेल हो चुके हैं ना मुकम्मल तौर पे, जीरो हो गया। इस 1800 में से 300 सेल हुए, बाकी रह गए 1500 और इसकी कॉस्ट क्या है 25। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 37,500। यहां तक मैं अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुका हूं 10 मार्च तक। अच्छा, अब चूंकि परचेज रिटर्न आनी है, ये जरा केयरफुली आपने समझनी है।
देखें इसके बाद अगली डेट आप देखें तो ये मेरे पास 12 मार्च आ रही है, यानी 12 मार्च को क्या हुआ कि मैंने 200 यूनिट वापस किए। अब ये आपने खुद गौर से देख के बताना है कि कौन से यूनिट वापस किए हो। ये परचेज में से वापस किए। देखो अब यकीनी बात है, मेरे पास जब साल शुरू हुआ था या ये महीना शुरू हुआ था तो 900 यूनिट पहले पुराने मौजूद थे, वो मैं सेल कर चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 200 यूनिट में वापस कर रहा हूँ, वो यहीं से वापस होंगे ना, वेरी सिंपल, वो 1500 में से होंगे। तो 200 ये यूनिट वापस कर रहा हूँ, वो रिसीव्ड कॉलम में आएगा, -200 ये माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि ये परचेज का कॉलम होता है। ये जो रिसीव्ड का कॉलम है इसको हम परचेज कॉलम भी कहते हैं, और जो इश्यूड का कॉलम है इसको हम सेल्स का कॉलम कहते हैं, क्योंकि ये परचेज। जी कोई क्वेश्चन है? 12 सर ये -200 में रिसीव से क्यों कर रहे हैं सर? जी मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एक मिनट मुझे दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाती है। देखो बेसिकली ये परचेज रिटर्न है, ठीक है, और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होती है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये कॉलम परचेज का कॉलम है, तो जितनी गुड्स परचेज की थी उसी में से मैं माइनस करूंगा, ठीक है। और ये जो परचेज रिटर्न हो रही है वो 25 पर होगी, क्योंकि इन्हीं 1500 में से वापस कर रहा हूं, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू की परचेज रिटर्न हो रही है, दैट इज 5000। 5000 की गुड्स अब मुझसे वापस जा रही हैं, परचेज रिटर्न। तो बैलेंस में बताओ प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस। यानी इसका मतलब मेरे पास 1300 यूनिट्स रह गए, 200 वापस चले गए, जिसकी कॉस्ट 25 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो ये 32,500 आ गया। दिस इज द वे ऑफ रिकॉर्डिंग द परचेज रिटर्न। जब भी परचेज रिटर्न आएगी आपने रिसीव्ड कॉलम या परचेज कॉलम में से माइनस करनी, ठीक है जी। ये तो एक हो गया। अभी सेल रिटर्न आएगी तो उसको भी सीख लेंगे। अच्छा आगे चलिएगा, नेक्स्ट डेट कौन सी आ रही है? अगेन परचेज की 16 मार्च को आपने कुछ गुड्स और खरीदी। 16 मार्च को आपने परचेज किए, कितनी गुड्स परचेज की हैं? 2500 यूनिट एट अ रेट ऑफ 26.50। इसको अगर वैल्यूएशन लगाइएगा तो ये हमारी 66,250 हो गई। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पहले ओपनिंग बैलेंस लाइएगा और फिर आप जो मजीद परचेज की है उसको ले आए। ये परचेज रिकॉर्ड हो गई। देन 16 मार्च के बाद 20 मार्च को आपने सेल्स की हैं 1100 यूनिट। बताओ किस में से करोगे 1100 यूनिट? 1300 वाले में से। जी ये तो पूरे पूरे उसी में से हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये अब 1100 पूरा आ गया, और ये 25 वाले लॉट में से 25 में से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 27,500 आया। अब बताओ बैलेंस क्या आएगा? तो 2700। हाँ जी, लेकिन अलग अलग लिखोगे ना। पहले जो 1300 यूनिट्स हैं उसमें से 1100 आप सेल कर चुके हो, रिमेनिंग रह गए 200 जिसकी कॉस्ट 25 थी। ये बन गया आपका 5000, और फिर 2500 यूनिट जो आपने खरीदे थे वो अभी आपने नहीं सेल किए 26.50, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अमाउंट आएगी 66,250। अब ये मेरे पास बैलेंस बिल्कुल आपने ठीक कहा 2700 है, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपने दोनों को अलग अलग लिखना है क्योंकि दोनों की प्राइसेस डिफर कर रही है। अच्छा अब इसके बाद देखें, परचेज मुकम्मल हो गई, सेल मुकम्मल हो गई, परचेज रिटर्न मुकम्मल हो गई, अब सेल रिटर्न हो रही है। जब सेल रिटर्न हो रही है तो सेल रिटर्न यकीनी बात है सेल कॉलम में से माइनस होगी। और सेल रिटर्न किस में से हो रही है? देखो आपने दो सेल की है, एक 10 मार्च को सेल की है, एक 20 मार्च को सेल की है। अब इसमें से कौन सी वापस आ रही है ये उसने मेंशन नहीं किया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक
जो सबसे लेटेस्ट आपने सेल की होती है हमेशा उसमें से रिटर्न लेनी होती है। यानी इसका मतलब ये जो आपको रिटर्न हो रहे हैं 100 यूनिट, वो इनमें से, तो ये 100 यूनिट में ये वाले वापस ले रहा हूं जो लास्ट सेल किए थे, ये माइनस में लिखूंगा जिसकी कॉस्ट 25 थी, ये 2500 आपका आ जाएगा माइनस में। और अब स्टॉक में बताओ किस तरह बैलेंस किस तरह आएगा। सर ये ऐड हो जाएगा 200 में, ऐड हो जाएगा। 200 पहले यूनिट मेरे पास मौजूद थे 25 रुपीस वाले, फिर यही 25 वाले जो मैंने सेल किए थे वो 100 वापस आए, तो मेरे पास 300 यूनिट हो गए जिसकी कॉस्ट 25 थी, ठीक है। और 2500 यूनिट स्टिल मेरे पास मौजूद है 26.50 at a rate of 66,250. This is the way of recording the purchase return and sale return, which is not difficult. सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, इसको आपने किस कॉलम में लिखना है और कैसे लिखना है, वो चीज हमने डिस्कस की। ये नई चीज हमारे लिए आई, परचेज रिटर्न परचेज कॉलम में आएगी और माइनस होगी, सेल रिटर्न सेल कॉलम में आएगी और माइनस होगी। जब ये दोनों कैलकुलेट हो गए, अब 31 मार्च 2019 को, सॉरी इससे पहले एक और ट्रांजैक्शन आ गई है 30 मार्च 2019, आप फिर सेल कर रहे हैं 30 मार्च 2019 को, आप यूनिट सेल कर रहे हो कितने 1400 सेल कर रहे हैं, सेल। अब कहां से सेल करोगे 1400? सर 300 बैलेंस वाले और सर 1100 2500 में से आते हैं। 300 जो है वो यूनिट वो वापस करोगे जिसकी कॉस्ट 25 है, सेल करोगे, और बाकी जो रिमेनिंग यूनिट है 1100, क्योंकि 1400 पूरे करने हैं, वो 26.50 वाली लॉट में से होंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा कॉस्ट आ गई दिस वन। अब बैलेंस में बताइएगा कितने यूनिट बच रहे हैं। सर 1300। 300 तो खत्म हो गए। 1400 300 तो खत्म हो गया ना, तो 2500 में से भी 1100 आपने सेल कर दी है, तो बाकी 1400 यूनिट्स है जिसकी यूनिट कॉस्ट 26.50 है, तो 37,100 की मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है इस डेट को। अच्छा, उसके बाद 31 मार्च को दो ट्रांजैक्शन आ रही हैं, इनमें से जिसको मर्जी पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 मार्च 2019 ये ड्राइंग्स हुई है। ड्राइंग्स की क्या एंट्री पढ़ के आए हो मुझे बताओ आप। गुड्स ड्राइंग क्या है? सर ड्राइंग्स डेबिट हो जाती हैं और Drawings परचेज debit क्रेडिट हो और जाती हैं। गुड, वेरी गुड। परचेज क्रेडिट होती है, तो मुझे बताओ किस कॉलम में आनी चाहिए? सर परचेज में आएगी Purchases नेगेटिव में में। sir नेगेटिव। negative। अब लॉजिक समझो ना, बेसिकली ये कॉलम एक है परचेज, तो लिहाजा जब ड्राइंग्स होगी ना तो आपने इसमें से माइनस करना है 125। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कहां से लूं? वो तो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास पड़ा है उसी में से ड्राइंग हुई है ना, 26.50। इसको मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ गई। अब मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो कितना कैरी करेगा? 1400 में से 125 की ड्राइंग्स हो गई है, बाकी मेरे पास रह गया 1400 माइनस 125 यानी 1275, जिसकी कॉस्ट 26.5 है। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टॉक की वैल्यू इस डेट तक कैलकुलेट हो गई 33788। अच्छा, फाइनली सर एक क्वेश्चन था जी जी सर, अभी जिस तरह इस लास्ट पॉइंट पे सर हमने इसकी एवरेज वो पर यूनिट कॉस्ट 26.50 ली है सर। अगर बैलेंस में हमारे पास दो गुड्स पड़े हैं और सर उनकी पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है, तो सर फिर कौन सी लेंगे? फर्ज कीजिएगा यहाँ पर मेरे पास दो यूनिट है, एक 100 यूनिट है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट है सपोज 26, और एक मेरे पास है 1200 यूनिट, उसकी कॉस्ट है 27, और वो कहता है जी 125 की ड्राइंग हुई है, चलो इसको भी 100 ले लो, कोई नहीं, हमने तो सीखना है। तो फिर आप क्या करोगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये 125 जो आप 100 पहले से और 25 दूसरे। यानी ये जो 125 वो ड्राइंग करेगा ना, वो 100 26 वाले हैं और 25 27 वाले हैं, जैसा सेल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ओके सर। अच्छा, अब आइएगा लास्ट में, सेम द केस विद द लॉस। इसको भी अगर दो होना तो फर्स्ट में से पहले लेना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और 25 यूनिट लॉस हुए। अब जो यूनिट लॉस हुए ना वो रिसीट कॉलम में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये हमारे इशू कॉलम में आएंगे और इसमें हम इसको
प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि ये स्टॉक में से माइनस हो रहे हैं। 25 यूनिट मेरे लॉस्ट हो गए और इसकी कॉस्ट मैं लूंगा वही 26.50, 663। अब मेरे पास कितने रह गए 1250 जिसकी कॉस्ट 26.50 है। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है, फाइनल जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो मेरे पास 33,125 आ गया एंड दैट इज द आंसर। सर ये लॉस को ब्रैकेट्स में नहीं लिखते? नहीं, यहाँ तो इशू कॉलम में लिख रहे हैं तो वापस तो नहीं आ रहा ना, आपसे जा रहा है तो इशू हो गया ना किस्म का। हमने इशू तो नहीं किया होता, लेकिन ये कॉलम मेरे पास होते ही दो है ना, तो मैं इशू में ही लिखूंगा इसको। अब ये जो अमाउंट आई है ना 33,125, इसको बोल्ड कर रहा हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब बताओ इसमें कोई क्वेश्चन है तो? ओके, नेक्स्ट यस एवरेज कॉस्टिंग। यहां से मैं यहां तक कॉपी कर लेता हूं। सिस्टम मेरा परपेचुअल है, मेथड सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूं, एवरेज कॉस्टिंग। अच्छा, अब मुझे इस लेफ्ट साइड वाले डाटा को देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको देख के कर सॉल्व। वो ये डेट वाइज हो चुका है ना। तो 1 मार्च 2019 को मेरे पास स्टॉक कितना था 900 यूनिट जिसकी यूनिट कॉस्ट 23.20 थी और टोटल कॉस्ट आ गई मेरे पास दिस। इसमें तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने लाइन लगानी होती है ना, क्योंकि एक लाइन की होती है। अच्छा, 7 मार्च 2019 को आपने परचेज किए, हाउ मेनी यूनिट्स 1800 यूनिट आपने परचेज किए जिसकी यूनिट कॉस्ट 25 थी। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है 45,000। ठीक है जी। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करना हो तो बैलेंस की तरफ आइएगा। अब बताइए क्या करूं मैं? यूनिट्स ऐड कर दें और फिर कॉस्ट ऐड कर दें, फिर डिवाइड करके एवरेज यूनिट कॉस्ट आ जाए। यानी बिल्कुल वही प्रिंसिपल, यानी यूनिट में यूनिट ऐड करूंगा, ये देखिएगा, और कॉस्ट में कॉस्ट ऐड करूंगा। अब इसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा टोटल यूनिट्स पर, तो ये 24.40 मेरी यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है, 10 मार्च को आपने सेल किए हैं। अब तो 900 और 300 अलग लिखने की जरूरत नहीं है, 1200 यूनिट सेल किए और इस पे कॉस्ट क्या लगेगी, दिस वन 24.40। 24.40। अब इसको कैलकुलेट करें, ये आ रहा है आपके पास 29280। अब मेरे पास बैलेंस में क्या करूंगा, प्लस नहीं करूंगा, माइनस, यानी इस यूनिट में माइनस करता हूं इन यूनिट्स को। 1500 यूनिट हो गए। टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देता हूं 36,600। तो यूनिट कॉस्ट क्या है 36,600 डिवाइडेड बाय 1500, तो सेम 24.40। जैसे मैंने कल पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा जब सेल करते हो, ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा 0.01 का, राउंडिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि जो सेल करते हो आप यही कॉस्ट उठा रहे हो ना, तो वही बैलेंस में आनी चाहिए, या 0.01 का फर्क आना चाहिए अगर राउंडिंग कर रहे हो। अब 12 मार्च को आपकी परचेज रिटर्न हुई जो कि 200 रुपीज थी, 25 कॉस्ट थी और 5000 अमाउंट बन गई। जब परचेज रिटर्न होता है तो बताइएगा बैलेंस में प्लस होना है या माइनस होना है? जी, माइनस कम होगा, कम होगा ना। तो इसमें ये अमाउंट आपने माइनस कर देनी। अब मेरे पास 1300 यूनिट रह गए और इसकी टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देता हूं
यानी ये कॉस्ट आ गई। अब दोबारा यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, अब यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी। देखो 24.31। उसके बाद 16 मार्च को आपने 2500 यूनिट फिर परचेज किए हैं, जिसकी कॉस्ट थी 26.50। इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 66,250। अब टोटल यूनिट में यानी यूनिट्स में परचेज यूनिट प्लस किए, टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट प्लस की, और टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया यूनिट्स पर, तो ये मेरे पास 25.75 आ गया 16 मार्च। अब देखो यूनिट कॉस्ट काफी हद तक चेंज हुई है परचेज की वजह से। लेकिन 20 मार्च को आपने सेल किए कितने यूनिट? 1100, जिसकी कॉस्ट 25 रुपीज थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर, ये सारा डाटा मैं ऊपर से उठा रहा हूं कार्ड से, 27.50 आ गई। अब जब बैलेंस करूंगा तो टोटल यूनिट में से टोटल यूनिट माइनस करूंगा, टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट माइनस करता हूं, तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखें या तो फर्क नहीं आएगा यूनिट कॉस्ट में, या 0.01 का डिफरेंस आ जाएगा। सर यहाँ पे हम यूनिट कॉस्ट 25.75 ही लेंगे। 25 वो मैं देख रहा हूँ, वहां फर्क आ रहा है 25.7, सॉरी ये अब ठीक हो गया, ठीक है, वो क्यों यहाँ फर्क आ रहा है 25.75 जो लास्ट वाली। और देख लो अब यूनिट कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, 25.75 राउंडिंग में भी। उसके बाद 26 मार्च को 2019 को सेल रिटर्न हुई, जो हमने यहां लिखा। अच्छा, अब सेल रिटर्न जो है वो किस प्राइस पर होगी, किस कॉस्ट पर होगी? अब ऊपर वाली कॉस्ट नहीं लेनी, जो लास्ट कॉस्ट आ रही है ना 25, जो आपने सेल की थी, लास्ट सेल कब की थी 25.75 पे, ये वाली, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया तो 25, यहां पर भी यही किया था मैंने, ये जो सेल रिटर्न है ये 25 ये सेल में से माइनस किया, यहाँ पर सेल की है, सेल जो की है उसकी कॉस्ट 25.75 है, उसकी रिटर्न भी 25.75 पे हो। अब इसको ये प्लस होगा ना स्टॉक में, ये तो नेचुरली प्लस होगा, इसको प्लस किया तो 2800 हो गए, इसको प्लस किया तो ये कॉस्ट होगी 7200। तो यूनिट कॉस्ट में अगेन देखोगे कोई फर्क नहीं आएगा, 25.75। जब सेल या सेल रिटर्न होती है तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। हाँ, अब उसके बाद 30 मार्च 2019 को अब आपने दोबारा यूनिट सेल किए हैं 1400 यूनिट्स। अब 1400 25.75 पर ही होंगे। अब मेरे पास कितने बैलेंस रह गए? 2800 यूनिट थे जिसमें 1400 सेल कर दिए, 100 कॉस्ट थी, 36050 लेस किया, तो यूनिट कॉस्ट अगेन सेम आनी चाहिए 25.75। अच्छा, अब इसके बाद ड्राइंग्स में आइएगा। 31 मार्च 2019 को आप ड्राइंग कर रहे हो 125 यूनिट। अब यूनिट कॉस्ट कौन सी लेनी है? यहां पर अब यूनिट कॉस्ट कौन सी आनी चाहिए? मेथड है एवरेज कॉस्टिंग। मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो 1400 यूनिट है, उनमें से ड्राइंग हो रही है, तो यूनिट कॉस्ट कौन सी लूं? 25.75। तो ऊपर जो मैंने ली थी वो भी वही थी, क्योंकि ये जो यूनिट ले रहा हूँ ये वाली कॉस्ट है जो स्टॉक में आ रही है। यहाँ स्टॉक में 25.675 आ रही है, तो आप इसी को फॉलो करोगे। और अब इसको करने के बाद ये स्टॉक में से माइनस हो जाएगी। जब ये स्टॉक में से माइनस किया तो ये 1275 आ गया। इस स्टॉक में से आपने इसको माइनस किया, ये आ गया। अब इसको यूनिट कॉस्ट एक दफा फिर निकालिएगा 25.75। फाइनली जो लॉस है उसकी तरफ आते हैं। 31 मार्च 2019 को अब जो लॉस हुआ है वो 25 यूनिट्स हैं, और इसकी यूनिट कॉस्ट अगेन 25.75 लोगे, ये कॉस्ट आ गई। और ये कॉस्ट यूनिट में से माइनस हो जाएंगे 25 यूनिट्स, तो ये 1250 आए। और कॉस्ट में से कॉस्ट को माइनस किया
ये 32,188 आ गया। अब टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर दो तो 25.75 की कॉस्ट आ गई। दैट्स ऑल। और ये मेरा ये वाला मेथड भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है वो ये है 32,188। दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, सिर्फ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपने। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, बाकी ये कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। सर ये क्वेश्चन है जी सर, ये 12 मार्च को हम जो 200 यूनिट रिटर्न करने हैं, इनकी हमें कॉस्ट 24.40 नहीं लेनी चाहिए? कौन से वापस कर रहे हैं? सर ये 12 मार्च को जो 200 यूनिट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये बात याद रखिएगा, खास तौर पे एवरेज कॉस्टिंग में जो परचेज करते हो ना आप एक्सटर्नल को करते हो, यानी सप्लायर होता है। आप मुझे एक बात बताओ, 25 रुपए में एक चीज खरीद रहे हो, उससे जब वापस करोगे आप ये कहो कि जी मैं 27 में वापस करता हूँ या कम में वापस, चलो कम में तो वो खुश हो जाएगा, चलो कम दे रहा है, लेकिन मैं टेक्निकली बता रहा हूँ अगर यहाँ प्राइस 24.40 के बजाय 27.40 होती और आप 25 रुपए में खरीद के चीज 27 में वापस कर रहे हो, वो लेगा नहीं। परचेज और परचेज रिटर्न एक्चुअल पे ली जाती है, जितने में परचेज किया बस वही कॉस्ट आपने उठानी है, जो लास्ट परचेज है वो लेनी है, इसमें ये कॉस्ट नहीं आएगी, ये इंटरनल कॉस्ट होती है हमारी। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब आइएगा हमारा दूसरा सिस्टम, दैट इज पीरियोडिक सिस्टम। अब इसके लिए मैं नीचे मूव करता हूं, ये डाटा ना नीचे ले जाते हैं। अच्छा अब मैं ले रहा हूं सिस्टम पीरियोडिक। मेथड है आपका 5। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या निकालना है, स्टॉक ऑन हैंड, सबसे पहला काम, चाहे वो FIFO हो या एफको। अब स्टॉक इन हैंड कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक कितना था वो पहले लिखिए, ओपनिंग स्टॉक ये मैं यहां ला रहा हूं, ये सब यूनिट्स में है। अब ये डिटेल वर्किंग बना रहा हूं, इसमें ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना था जी, ये यहां से उठाते हैं, ये 900। पूरे साल में कितने यूनिट आपने परचेज किए, जितने परचेज किए वो प्लस होंगे। अब परचेज जो किए आपने 2 यूनिट्स हैं, 1800 प्लस 2500, 4300 परचेज किए। जितने सेल्स किए हैं वो माइनस होंगे, 1200, 1100 और 1400, ये इकट्ठा कर लेना। यहां तक तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब आइए जैसे आगे परचेज रिटर्न। जब परचेज रिटर्न होती है स्टॉक प्लस होता है माइनस, यकीनन माइनस, ये 200 माइनस हुए। और जब सेल्स रिटर्न होगी तो फिर तो आपका यकीनी बात है स्टॉक प्लस होगा ना, तो सेल रिटर्न है हमारे पास 100 यूनिट। फिर जितनी ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग से हमारा स्टॉक कम होगा 125 से। फिर हमने लॉस रिकॉर्ड करना है, लॉस 25। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक ऑन हैंड, इन सबको प्लस माइनस कर दें, बस सिंपल मूवमेंट शो करनी है, बढ़ेगा या कम होगा। अब मेरे पास स्टॉक आ रहा है 1250, जो ऊपर देख सकते हो उसके इक्वल आएगा, जो परपेचुअल मेथड में हमने यूज किया, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। देखो ऊपर भी देखें 1250 में और यहाँ पे भी 1250। अब ये 1250 यूनिट मेरे पास पड़े हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, मेरा मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बताइएगा अब स्टॉक कौन सी परचेज में से होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी सर 26.50%। यानी जो लास्ट परचेज की है ना ये 2500 यूनिट, उनमें से 1250 सेल नहीं हुआ है, तो उसकी कॉस्ट है 25। तो सिंपल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल आएगा यहीं पे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये मैं ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ, 1250 यूनिट्स हैं और एक यूनिट है 26.50, तो अमाउंट कितनी आई
यहां मैं अमाउंट ले आता हूं इसकी, $33,125। और ये देखिएगा यहां पर भी आंसर वही आ रहा था, वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये तो हमारा आ गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब एवरेज आइए, एवरेज में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि मुझे एवरेज रेट निकालना है। अब एवरेज रेट जरा ध्यान से देखना है, एवरेज रेट। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एवरेज रेट। एवरेज रेट में जो सा स्टॉक परचेज किया ना वो सारा ले आओ, ओपनिंग से लो। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना था, 900 यूनिट, जिसकी कॉस्ट थी 23.20। ये यहां ले आते हैं, 900 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट थी 23.20। फिर आपने परचेज किया, अब यहां डेट की जरूरत नहीं है, सिंपल परचेज। जो परचेज किया आपने 1800 यूनिट एट अ रेट ऑफ 25, इसको मल्टीप्लाई किया। फिर आपने एक और परचेज की 2500 एट अ रेट ऑफ 26.50, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने परचेज रिटर्न भी इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। ये लाजमी याद रखिएगा, सिर्फ स्टॉक जो आ रहा है ना उसमें से जो वापस हुआ, सेल को नहीं लेना। 200 यूनिट वापस किए, और कौन से वापस किए आपने, जो यकीनन आपकी लेटेस्ट परचेज में होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो परचेज रिटर्न 12 मार्च को हो रही है। अच्छा ये देख लें, तो लास्ट परचेज हुई थी ये 16 मार्च वाली नहीं वापस हुई, 7 मार्च वाली, 25 वाली वापस हुई। ये जरा क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना है। इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ। अब ये जो अब टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका टोटल क्या आ रहा है। टोटल कॉस्ट जो परचेज की बनती है ओपनिंग स्टॉक समेत, वो 127,130 है, जो कि 5000 यूनिट के अगेंस्ट है। तो यूनिट कॉस्ट कैसे निकली, जिसको एवरेज कॉस्ट भी कहेंगे, 127,130 डिवाइडेड बाय 5000। तो यूनिट कॉस्ट में यहां लिख देता हूं, इसके सेंटर में भी लिख सकता हूं। ये यूनिट कॉस्ट आ गई 25.43, असल में 25.425 थी। अब मैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाह रहा हूं, एक लाइन में निकल आए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालूंगा, कितना स्टॉक है, 1250 इंटू 25.43। अब इसका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाला, 1250 इंटू 25.43, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया 31,788, जो ऊपर वाले स्टॉक से इक्वल नहीं होगा। सो पीरियोडिक सिस्टम बहुत आसान होता है, यानी अगर मैं इसमें कहूँ कि 5 से 10 मिनट में मेरा ये सॉल्व हो जाता है तो ये गलत नहीं। इसलिए एग्जामिनर ज्यादातर जो देता है वो परपेचुअल सिस्टम देता है, ठीक है जी। ये हमारा अब इन्वेंट्री का जो है ये हिस्सा मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको सारा तकरीबन। अब एक छोटा सा हिस्सा रह गया, डिस्क्लोजर। ये मैं अब बुक ओपन कर रहा हूं, ये थ्योरेटिकल है और इसको रट्टा लगा लेना अच्छी तरह। ये हमेशा पेपर में आता है, अक्सर आता है, 3 से 4 मर्तबा आ चुका है, और ये 3 to 4 to 5 मार्क्स का होता है। 435 दिस वन। ये 5 पॉइंट्स हैं डिस्क्लोजर के, ये आपने अच्छी तरह करने, ये नोट कर लो। पेज नंबर है 475, बिल्कुल एंड पेज चैप्टर के 475। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है कि डिस्क्लोजर पे डिस्क्लोजर लिखें, तो आपने ये 5 चीजें लिखनी है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री इंक्लूडिंग द कॉस्ट फॉर्मूला। पहले तो आपने जितनी बात है डिस्क्लोजर में ये बताना होता है कि आपने कौन सा सिस्टम यूज किया, कौन सा मेथड यूज किया वैल्यूएशन के। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज,
एंड कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू इन्वेंट्री, कि टोटल इन्वेंट्री कितनी है आपकी ओवरऑल, और इसमें क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको उन्होंने क्लासिफाई किया होता है। जैसे मैक्रो स्टोर में जाएं तो मैक्रो स्टोर के अंदर आपका पूरा सारी इन्वेंट्री है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट होगी, कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ आपकी आप कह लें ग्रोसरीज वगैरह शामिल होगी, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स होंगे, ये कैटेगरीज होती है। तो हर कैटेगरी वाइज इन्वेंट्री की वैल्यू आपने बतानी होती है प्रैक्टिकली। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरीड एट फेयर वैल्यू इन लेस कॉस्ट टू सेल, वो इन्वेंट्री की आइटम जिसकी एनआरवी पर लेकर आए हो, यानी जिसकी एनआरवी कम थी, उसको आपने डिस्क्लोज करना है। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री की वो अमाउंट जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जो आप बना रहे होते हैं ना ये कॉलम, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का होता है, ये सेल्स जो लिखा होता है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉलम है, कि जो गुड्स बेची है उसकी कॉस्ट ये है। और अमाउंट ऑफ एनी राइट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, अगर साल के दौरान कोई इन्वेंट्री आपकी जाया हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है, चोरी हो जाती है, उसको राइट ऑफ करते हैं ना, वो कितनी हुई है उसको डिस्क्लोज करना है। ये 5 पॉइंट अच्छी तरह याद करने और बहुत आसान है। ये 5 पॉइंट आपको 5 मार्क्स के मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, ये 3 मरतबा पेपर में आ चुका है। तो ये चैप्टर तो खत्म हुआ, अब इसके भी क्वेश्चन करने हैं और ये इंशाल्लाह ईद के बाद हम शुरू करेंगे। अभी जो कल की क्लास है, कल हमारी इंशाल्लाह फिर क्लास होगी उसी टाइम, जैसे मैंने आपको आज क्लासेस ली है ना, कल भी सेम इसी टाइम पे हम क्लासेस लेंगे। और कल चूंकि जुमा भी है तो जुमे से पहले मैं क्लास खत्म कर दूंगा 1 बजे तक। और फिर ये जो आखिरी 2 चैप्टर हैं इंशाल्लाह ईद के बाद हम हमारी जो क्लासेस होंगी, कल भी है क्लासेस ध्यान में रखिएगा, ईद के बाद हमारी वेडनेसडे को क्लास होगी, वेडनेसडे। ठीक है जी, तो इसको जरा अच्छी तरह रिवाइज कर लेना आप। ठीक हो गया? सर हाँ जी, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है? कल की यस सर। प्रैक्टिस करनी है, अगर कल नहीं छोड़ करना दें, चाहते तो खत्म कर देते हैं, ईद के बाद ही रख लेते हैं। ईद के बाद रख लें, बेशक थर्ड डे बुला लें। चलो ठीक है, क्योंकि हमने खत्म तो कर लिया जी। हाँ जी, कोई क्या स्टूडेंट कह रहे हैं? नहीं, कोई स्टूडेंट बोल रहा था, बोलिएगा। सर ईद के बाद ही रख लें। चले ठीक है, देखो अब अगर आप रखना चाहते तो मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं रेडी हूँ। सर ईद के बाद ही कर लें। चले ठीक है, ईद के बाद लेकिन वेडनेसडे को क्लास होगी, ये ध्यान में रखिए, ये बहुत छुट्टियां नहीं दे रहा हूँ। देखो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन ईद हो गई, 1 दिन रेस्ट का दे दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे को शुरू। ओके सर। 8 बजे होगी सर और क्लास। वेडनेसडे को हम क्लास के टाइम यही रखेंगे, इसमें जरा थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्लास हमारी, हम फायदा कर लें। मैं 2 बजे तक ले सकता हूँ क्लास ना, उसमें मसला नहीं है। और सर इजी भी हो जाती है लेना। हाँ जी। वो 8 बजे से पहले तो आंखों खुलने ही होती तो आप 5 मिनट भी नहीं देते, आप तो 8 बजे के पहले स्टार्ट कर देते हो। नहीं यार, ऐसी भी बात नहीं है, 1-2 मिनट तो देता हूँ यार, फतवे ना लगाओ। सर ये ठीक है सर, 12 बजे का टाइम चाहिए सर, कंफर्टेबल है। हाँ ठीक है, और माइंडसेट भी अच्छा होता है सर। ठीक है, 12 बजे बिल्कुल सही है। तो जो बैच 2 के स्टूडेंट है ना, इसमें बैच 6 के, सॉरी बैच, ये बैच 2 के और 6 के कंबाइन है इस क्लास में। ठीक है, तो प्लीज ये याद रखिएगा कि जो 11 बजे क्लास होगी वो बैच 6 की होगी, जिस तरह रूटीन में होती है। फिर वही स्टूडेंट दोबारा बैच 2 को भी ज्वाइन करेंगे, तो आगे हम जो 2 चैप्टर है वो मैं कॉमन करा दूंगा। तो ठीक हो गया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक टू एवरीवन। Same to you, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।